हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 20 से लेकर 26 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 19 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था। उसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मोबाइल ऐप पर, वहाँ से जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और एक बात और आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर बैच परचेज़ किया हुआ है और उसके बाद में भी वो लोग जाकर अलग से पीडीएफ कोर्स परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बैंकिंग मास्टर बैच परचेज़ करते हो तो वहाँ में उसी पर्टिकुलर बैच में ही आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले कोर्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसके बाद में आप जाकर कोई और चीज़ें परचेज़ करो, ठीक है। अगर आप लोगों ने 999 में बैंकिंग मास्टर बैच परचेज़ किया हुआ है तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, वीकली बेसिस पर वीडियोज़ मिलेंगे और क्विज़ वगैरह भी आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल कराई जाएंगी। क्विज़ और पीडीएफ और मंथली वीकली वीडियोज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है ना। तो कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप लोग बैंकिंग मास्टर बैच लेने के बाद में आप लोग अलग से जाकर पीडीएफ कोर्स परचेज करें। अगर आप लोगों ने बैंकिंग मास्टर बैच ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है तो पीडीएफ कोर्स अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, तो ये आप लोग ना करो। आपको ऑलरेडी उसी में इंक्लूडेड है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। और जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ कोर्स परचेज़ किया हुआ है 399 में, उनको वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। तो दोनों सिनेरियो में लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने 399 में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ कोर्स परचेज़ किया हुआ है वो पूछ रहे हैं कि सर वीडियोज़ कहाँ है, वीडियोज़ कहाँ है। तो वीडियोज़ ऐप पर अवेलेबल हैं और ये वीडियोज़ पेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियोज़ अगर देखना है तो वीडियोज़ के लिए पेड कोर्स लेना होगा बैंकिंग मास्टर नाम से। और अगर आपने ऑलरेडी बैंकिंग मास्टर बैच परचेज़ किया हुआ तो आपको पीडीएफ कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस आप लोग समझो, तब जाकर आप लोग कोई भी चीज़ें परचेज़ करो, ठीक। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और आज ऑलरेडी मैंने बताया कि आज हम लोग 20 से लेकर 26 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, एज पर द रिसेंट ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ मूडीज, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द 2022। मूडीज के हालिया विकास अनुमान के अनुसार 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा। 9.1% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 9.1% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और पहले ये अनुमान जो था 9.5% का हुआ करता था, जिसे अब कम कर मूडीज के द्वारा 9.1% कर दिया गया है। और ये जो बात हो रही है 2022 की हो रही है। और 2023 के लिए भी मूडीज़ ने अपना प्रेडिक्शन जो है वो जारी किया हुआ है, ठीक है ना। तो 2023 के लिए ये अनुमान जो है अब मूडीज़ ने 5.4% का कर दिया है। इंडिया की जीडीपी रहेगी 2023 में। पहले यह अनुमान 5.5% का होने का अनुमान था मूडीज़ के द्वारा ही। पहले यह अनुमान 5.5% रहने का अनुमान था, जिसे अब 0.1% कम करके 5.4% कर दिया गया है। 2023 की बात हो रही है। ये 2022 की अगर बात होगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो 9.1% हो जाएगा। पहले ये 9.5% था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली वॉन द एसोचैम अवार्ड फॉर द बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर इन दी पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक कैटेगरी। पीएसयू बैंक कैटेगरी में कौन सी बैंक को अभी हाल फिलहाल में एसोचैम अवार्ड्स के द्वारा बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। किस बैंक ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बैंक श्रेणी में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, गवर्नमेंट बैंक के, सरकारी बैंक की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक होगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर बताओ। नहीं पता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस दो, मैं फिर भी बताऊंगा इसको, ठीक। तो पहले चीज़ तो यहाँ पर ये जो एसोचैम है इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लो। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर करते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक ना। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एसोचैम भी बोलते हैं। और इसी एसोचैम ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में 8वीं एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी एंड समिट का आयोजन किया था। कौन सा एडिशन था, ये 8th एडिशन था। एसोचैम के द्वारा अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी एंड समिट का आयोजन किया गया था। और ये जो अवार्ड एंड समिट थी ये उसका 8th एडिशन था, 8वां एडिशन था, ठीक ना। और इस समिट की थीम क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी की जा सकती है। तो इसकी थीम थी इनेबलिंग इंडियन एमएसएमईज टू गो ग्लोबल। फिर से सुन लो आप लोग, जो ये 8वीं एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी एंड समिट एसोचैम के द्वारा हाल ही में भी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, उसकी थीम इनेबलिंग इंडियन एमएसएमईज टू गो ग्लोबल थी। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी, ठीक है। सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। थोड़े बहुत नोट्स आप लोग बनाते हुए चला करो, थोड़ा बहुत चीज़ों को लिखते रहा करो, ठीक है ना। और इसी समिट के दौरान पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक की कैटेगरी में, यानी कि सरकारी बैंक की कैटेगरी में, पीएसयू बैंक की कैटेगरी में पीएनबी को बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड
दिया गया था एसोचैम के द्वारा। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करें, मैंने अभी पूछा था ना कि आप लोगों से कि प्राइवेट सेक्टर के लिए आप लोग बताओ, तो पढ़ाया नहीं तो कहाँ से आप लोग बताओगे, वो तो बस मैंने पूछ ही लिया था, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक ना। पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक की बात आएगी तो आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक। और इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर इस तरीके से कर दिया जाता है कि प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में, प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता कर्नाटका बैंक, ठीक ना। मैं लिख रहा हूँ, उस कंडीशन में इसका आंसर जो हो जाता कर्नाटका बैंक हो जाता, ठीक। यहाँ पर जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक लिख दिया जाता, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन यही रहेगा। इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा आप लोगों को कर्नाटका बैंक, ठीक। और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे यहाँ पर, लेकिन इस दौरान लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, उतना डीप में पूछा भी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है ज़्यादातर बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक। और पीडीएफ में डिटेल में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग पीडीएफ भी पूरा पढ़ा करो, पहले वीडियो देखो, फिर पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ो, फिर जाकर क्विज आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। और इन बैंकों का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लो, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ रिकॉल करते हुए चलो। एसोचैम की बात हो रही है तो एसोचैम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर है तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। द बैंक इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली में। कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंगलुरु कर्नाटका में इसका आंसर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक। बाकी और ऑप्शन में जो बैंक की दी गई है इनके बारे में आप लोग ये सारी चीज़ें रिकॉल कर लो यहीं पर। नेक्स्ट, RBI has recently cancelled the license of which bank due to its inadequacy in earning prospects to pay the customers। RBI ने हाल ही में ग्राहकों को भुगतान करने की संभावनाओं में अपर्याप्तता के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर ही हम लोग करेंगे, बहुत डीप में इसमें नहीं जाएंगे। ये पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो है ये कानपुर यूपी बेस्ड बैंक है, ठीक है ना, कानपुर यूपी बेस्ड बैंक है। और आरबीआई ने भी हाल ही में बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 56, सेक्शन 22(3)A, 22(3)B(C)D(E) के तहत में ये कैंसिलेशन किया गया है आरबीआई के द्वारा। और क्यों कैंसिल किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, ड्यू टू इट्स इनएडिक्वेसी इन दी अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स, यानी कि भुगतान करने की संभावनाओं में अपर्याप्तता के कारण, ठीक है ना, ठीक है ना। पर्याप्त मात्रा में बैंक के पास में कैपिटल भी नहीं थी, सोर्स ऑफ अर्निंग भी कुछ नहीं बचा हुआ था, ग्राहकों को भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्तता थी। इस वजह से आरबीआई के द्वारा इसका लाइसेंस जो है अभी हाल फिलहाल में कैंसिल कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द नाबार्ड अंडर इट्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF टू द उड़ीसा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। हाल ही में नाबार्ड ने अपने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी कि RIDF के तहत उड़ीसा को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4013 करोड़, 4013, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 4013 करोड़ रुपीज़ जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये अमाउंट आप लोग याद रखना, ठीक ना, 4013 करोड़ रुपये ये अमाउंट याद रखना। कौन से स्टेट को दिया गया है ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना, कौन से स्टेट को दिया गया है ये आप लोगों को याद रखना है, उड़ीसा को दिया गया है। यही दो चीज़ हमको याद रखनी है। और ये जो 4013 करोड़ अमाउंट दिया गया है इसमें से 2568 करोड़ रुपीज़ जो है ये रूरल, ये ग्रामीण सड़कों के लिए, ब्रिजेस के लिए, जो पुल वगैरह होते हैं उनको बनाने में लगाया जाएगा। और बाकी जो पैसा बचेगा वो पैसा जो है क्लीन गंगा मिशन के तहत में, क्लीन गंगा मिशन में खर्च किया जाएगा, वाटर सप्लाई में खर्च किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए काम किया जाएगा उसी पैसे से, इरिगेशन पर भी काम किया जाएगा उसी सारे पैसे से, ठीक है ना। तो ये मतलब ये पैसे किस किस हिसाब से कहाँ कहाँ खर्च होंगे भी आप लोगों को बता दिया गया। उड़ीसा को नाबार्ड के द्वारा RIDF के तहत में अभी हाल फिलहाल में 4013 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। नाबार्ड की यहाँ पर बात हो रही है तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। GR चिंताला GR चिंताला जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। 1982, ठीक है, 12th ऑफ जुलाई 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट डेट हो जाएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
Which bank has recently launched the green deposit program for corporate clients to support sustainable projects? किस बैंक ने हाल ही में टिकाऊ परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कारपोरेट ग्राहकों के लिए हरित जमा कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर ही हम लोग करेंगे क्योंकि कोई चीज़ें छूट न जाए, इसलिए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को शामिल कर लेते हैं। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन क्योंकि बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है बैंक की, तो इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर से डीबीएस बैंक इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर फिच ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक मार्च 2022 व्हाट इज द इंडिया जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है ना, फिच के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक मार्च 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की जीडीपी क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.5%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 8.5%, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और पहले यह अनुमान 10.3% का रहने का था, पहले यह अनुमान 10.3% रहने का था, जिसे बाद में फिच के द्वारा भी कम कर दिया गया है। और ये कितना कर दिया गया है कम करके? 8.5%, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बस वन लाइनर ये भी रहेगा। नेक्स्ट, SBI कार्ड एंड विच कंपनी हैज रिसेंटली ज्वाइंटली लॉन्च द इंटरनेशनल गवर्नमेंट कार्ड? SBI कार्ड और किस कंपनी ने हाल ही में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय पेटू कार्ड लॉन्च किया हुआ? ये पेटू समझ रहे हो ना आप लोग? पेटू का क्या मतलब? ये गवर्नमेंट जो होता है ना, इसी का मतलब पेटू है। तो ना तो आपको गवर्नमेंट समझ में आ रहा होगा, ना पेटू समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। इलेबोरेट करते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले पेटू समझ लो, गवर्नमेंट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में फिर बाकी कुछ है ही नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट होता है, इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जैसे कि स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट का हिंदी में मतलब समझना होगा। जब हिंदी में मतलब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ में ही आ जाना ऑलरेडी। गवर्नमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन पेटू होता है। ठीक है ना, और गवर्नमेंट और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। पेटू से क्या ही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए भी मुझे गूगल करना पड़ गया था थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए कि ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ठीक है ना, मतलब कि अच्छा खाने वाला, अच्छा जो खाना खाते हैं, जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, उनको भी गवर्नमेंट बोलते हैं। और अगर एक शब्द में बोले तो पेटू बोलते हैं। जैसे बोलते नहीं कि भाई तुम बहुत पेटू हो, बहुत बड़े वाले पेटू है, बहुत खाते हो या बहुत अच्छा खाते हो, इस तरीके से जो होता नहीं है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। तो अब ये जानो, तो ये हो गया पेटू और गवर्नमेंट के बारे में। अब यहाँ पर हमको ये जानना है, पहले इसका आंसर अब जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेचर्स बास्केट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है नेचर्स बास्केट, इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो नेचर्स बास्केट है, ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो ये जो नेचर्स बास्केट है, ये एक मल्टी चैनल गवर्नमेंट रिटेलर है। ठीक ना, मल्टी चैनल गवर्नमेंट रिटेलर है। और इसी के साथ में भी अभी हाल ही में SBI कार्ड ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि नेचर्स बास्केट SBI कार्ड नाम से अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके। ठीक ना, जो खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। और ये नेचर्स बास्केट के जो भी आउटलेट्स वगैरह होंगे, जहाँ पर वो लोग खाना वगैरह खाएंगे, तो इस कार्ड के थ्रू वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। और इस कार्ड के तहत उनको पेमेंट करने पर उनको काफ़ी सारे कैशबैक और डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है ना, और ये अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड इस तरीके का लॉन्च किया गया, इसीलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। SBI की इन्वॉल्वमेंट है तो क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बन ही जाना है। ठीक है, और SBI जो है, इस पार्टनरशिप के बाद में 2 वेरिएंट में ये कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। नेचर्स बास्केट SBI कार्ड पहला वेरिएंट होगा, और दूसरा होगा नेचर्स बास्केट SBI कार्ड एलीट। अब इस कार्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कार्ड हमको नहीं बेचना है ना, हमें से कोई बनवाने जा रहा है। ये जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई ये कार्ड बनवाने नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो ना तो कार्ड के बारे में जानना है, ना डिटेल के बारे में जानना है। इसमें बस इतना पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आए तो हम इसको सही कर पाएँ। बाकी डिटेलिंग इसकी और सारी चीज़ें PDF में भी और मिलेंगी। नोट्स फिर भी थोड़े बहुत बनाओ, मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा अपनी कलम चलाया करो, थोड़ा सा चीज़ें लिखोगे तो याद रहने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, RBI has recently lifted all the restrictions placed on which bank under the bank's digital 2.0 प्रोग्राम। RBI ने हाल ही में बैंक के डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत किस बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? अभी कोई एक बैंक थी जिसका डिजिटल 2.0 एक प्रोग्राम हुआ करता था, जिस पर RBI ने कुछ टाइम पहले रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, और वो रिस्ट्रिक्शंस अब हटा लिया गया है। तो कौन सी वो बैंक है जिस पे से ये रिस्ट्रिक्शन हटाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, HDFC बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में ये रिस्ट्रिक्शंस HDFC बैंक पर लगाया गया था। HDFC बैंक जो है दिसंबर 2020 से किसी भी प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज
लॉन्च नहीं कर सकता। आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही साथ में क्रेडिट कार्ड इशू करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था दिसंबर 2020 में आरबीआई के द्वारा, और अब सभी प्रकार के प्रतिबंध आरबीआई के द्वारा एचडीएफसी बैंक से हटा लिए गए हैं। जितने भी बैंकें ऑप्शन में दी गई हैं इन सभी का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्मार्टफोन इंश्योरेंस एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में किस बीमा कंपनी के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और फ़ोन डैमेज होने पर, फ़ोन के टूट जाने पर, ठीक है, स्मार्टफोन इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है ना, जिससे कि अगर स्मार्टफोन किसी का भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए स्मार्टफोन इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जा सके। बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एयरटेल पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है। किसकी बात हुई है? एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हुई है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अनुव्रता विश्वास ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएल टीम्स। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस आईपीएल टीम के साथ में भागीदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक अभी किसी आईपीएल टीम के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि मिलकर ये दोनों को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकें। तो कौन सी आईपीएल टीम है जिसके साथ आईसीआईसीआई बैंक ने भी हाल फिलहाल में पार्टनरशिप किया हुआ है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई सुपर किंग्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक, अच्छा इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रहेगा ये भी जान लो। चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और 56766766 56766766 पर इस नंबर पर KING किंग लिखकर मैसेज कर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बस इतना ही जानना है और ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। हम हैं ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक इज गोइंग टू लॉन्च ए डेडिकेटेड ऐप नेम्ड ऑटो फर्स्ट फॉर एन ऑटो लोन। कौन सा बैंक ऑटो ऋण के लिए ऑटो फर्स्ट नामक एक समर्पित ऐप लॉन्च करने जा रहा है? ठीक है, और इसका जो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ऑटो फर्स्ट लॉन्च करने के साथ साथ मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। बस इतना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये जो ऑटो फर्स्ट है ये एक ऐप है जिससे कि ऑटो लोन प्रोवाइड किया जाएगा और ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और टैगलाइन आप भी फटाफट कमेंट कर बताओगे एचडीएफसी बैंक की। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शशिधर जगदीशन इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने बता दिया, ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोग रिकॉल यहीं पर कर लो। नेक्स्ट, एज पर दी OECD's इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया, व्हाट विल बी इंडियाज रियल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 24। OECD के दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रियल GDP क्या होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 5.5%, ऑप्शन नंबर बी। 5.5% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही रहेगा। OECD का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ आप लोग? OECD का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग OECD की बात करेंगे तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 5.5%। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग टारगेट फॉर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। केंद्र सरकार ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग लक्ष्य निर्धारित किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है। और 1 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1 ट्रिलियन रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए 1 ट्रिलियन रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए केंद्र सरकार ने NABFID के लिए 1 ट्रिलियन रुपीज़ का लेंडिंग टारगेट रखा हुआ है।
फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट में नेफिड की स्थापना की घोषणा की गई थी। अप्रैल 2021 से नेफिड के मतलब ये प्रभावी हो गया, इसकी स्थापना की गई थी। और इनिशियली 20,000 करोड़ रुपए, कितना, इनिशियली 20,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार के द्वारा नेफिड में इन्फ्यूज किया गया था। अक्टूबर 2021 में केवी कामत को इसका चेयरमैन बनाया गया था नेफिड का, ठीक ना। केवी कामत जो है नेफिड के चेयरमैन है। अक्टूबर 2021 में इनको इसका चेयरमैन बनाया गया था। और अब केंद्र सरकार जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के लिए नेफिड के लिए 1 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट सेट किया हुआ है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1 ट्रिलियन रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्रिस गोपालकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्रिस गोपालकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एलिब्रेट इसको करते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, आप लोग कमेंट करके बताओगे। और इन्हीं शक्तिकांत दास जी ने अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटका में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग RBIH के नाम से भी बोलते हैं, ठीक ना। तो शक्तिकांत दास जी के द्वारा अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटका में RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया था। और इसकी इनिशियल कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, किसकी, RBIH की, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की इनिशियल कैपिटल की बात करें तो 100 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में जो है इसका उद्घाटन किया गया। और ये RBIH जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक ना। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत में इसकी स्थापना की गई है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत में इसकी स्थापना की गई है। इन्फोसिस के फॉर्मर को फाउंडर और को चेयरमैन सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन, जो ये कृष्ण गोपाल कृष्णन, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और ये जो कृष्ण गोपाल कृष्णन जी हैं, ये इन्फोसिस के फॉर्मर को फाउंडर और को चेयरमैन हैं। इन्हें जो है अभी RBIH का पहला चेयरमैन बनाया गया है, कृष्ण गोपाल कृष्णन। पूरा नाम इनका सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन है, ठीक ना, SK गोपाल कृष्णन। और ये जो है इन्फोसिस के को फाउंडर और को चेयरमैन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। In order to provide affordable housing loans, SBI has recently signed a co-lending agreement with how many housing finance companies, ठीक है। किफ़ायती आवास ऋण प्रदान करने के लिए SBI ने हाल ही में कितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ में सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ में SBI ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि समाज के अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जा सके। किफ़ायती दरों पर घर लोन जो है वो ना, होम लोन जो है उनको, आवास ऋण जो है उनको प्रोवाइड किया जा सके। और ये 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन कौन से, ये नाम जान लो। पहला नाम हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, ठीक ना। PDF में सब कुछ मिलेगा, सारी डिटेल PDF में रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखो, दिमाग पे स्ट्रेस डालो, थोड़ा सा जोर डालो, ठीक ना। ये जो 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके नाम एक एक करके सुनो आप लोग। PNB हाउसिंग फाइनेंस, दूसरा हो जाएगा IIFL होम फाइनेंस, ठीक ना। PNB होम फाइनेंस, IIFL होम फाइनेंस हो जाएगा। श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, ठीक ना, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। इसके साथ में ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक ना, ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस और कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक ना, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस। ये 5 हाउसिंग फाइनेंस के साथ में SBI ने अभी हाल फिलहाल में एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन ऑफर किया जा सके सोसाइटी के अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड लोगों को। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से हो सकती है कि ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ में SBI ने भी हाल फिलहाल में पार्टनरशिप नहीं किया इसके लिए, ठीक ना। तो नहीं किया तब आप कर पाओगे जब ये पता होगा कि किसके किसके साथ में मिलकर किया हुआ है, तो इसीलिए 5 नाम बताएगा, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन थ्रू टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस और एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस संगठन के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बेंगलुरु कर्नाटका में RBIH का उद्घाटन किया हुआ था,
और इनिशियल कैपिटल कितनी थी उसकी आप लोग यहीं पर कमेंट करके बता दो, रिकॉल करो। जब ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उस टाइम पर इसका इनिशियल कैपिटल आप लोगों को बताया गया था, तो वो रिकॉल करो। आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो खुद की तैयारी जज करो कि किस तरीके से आप लोग वीडियोस को देखते हो, सुनते हो। सिर्फ सुनते हो याद नहीं रहता है, सुनते हो याद भी रहता है। खुद ही जज कर लो, किसी और से जज कराने की जरूरत नहीं है। यहीं से खुद को जज करो, अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में उसी हिसाब से इंप्रूवमेंट करो, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं के बीच में फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए फेडरल बैंक, नाम याद रखना, ये नाम आप लोग याद रखना कौन कौन लोग थे। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस और एक्सिस बैंक, इन चारों ने, ठीक ना, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस और एक्सिस बैंक, इन चारों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं के बीच में फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में RBIH के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये सभी जो हैं स्वनारी टेक स्प्रिंट प्रोग्राम के सेकंड फेज के लिए स्केल अप पार्टनर्स के रूप में भी काम करेंगे, ठीक ना। स्वनारी में लिख दे रहा हूँ स्वनारी टेक स्प्रिंट प्रोग्राम है, उसका सेकंड फेज अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा है और उसी के स्केल अप पार्टनर्स के रूप में ये चारों लोग जो भी काम करेंगे। स्वनारी का मतलब हो जाएगा आत्मनिर्भर नारी, ठीक ना, मतलब कि आत्मनिर्भर नारी, ठीक। और ये जो प्रोग्राम होगा स्वनारी टेक स्प्रिंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को RBIH के द्वारा होस्ट किया जाएगा और ये 18 से 22 अप्रैल के बीच में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और ये प्रोग्राम RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब होस्ट करेगा, ठीक है ना। और ये प्रोग्राम जो होगा वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Who has recently been appointed as the interim MD and the CEO of CSB Bank by RBI for 3 months? हाल ही में RBI के द्वारा 3 महीने के लिए CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा प्रलय मोंडाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रलय मोंडाल इसका आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022, ठीक ना, यानी कि अभी 1-2 दिन के बाद 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 महीनों के लिए इनको इंटरिम MD एंड CEO RBI के द्वारा बनाया गया है और ये वर्तमान में CSB बैंक में ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और CSB बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर थिरुसूर केरला में हो जाएगा और इसके MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजेंद्रन चिन्ना वीरप्पन, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक ना। राजेंद्रन चिन्ना वीरप्पन ये CSB बैंक के MD एंड CEO हो जाएंगे। CSB बैंक का हेडक्वार्टर थिरुसूर केरला में हो जाएगा और इसका MD एंड CEO जो है वो प्रलय मोंडाल जी को बनाया गया है, मतलब अगले 3 महीनों के लिए इनको एक्सटेंड किया गया, इंटरिम MD एंड CEO RBI के द्वारा इन्हें बनाया गया, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे और आज हम लोगों ने 26 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस कर लिया है और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।